सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वुड के घोषणा पत्र के विषय में। दोस्तों, इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के विषय में हमने पूरा पढ़ा था, उसके गुण क्या थे, दोष क्या थे और लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत था वो क्या था। लॉर्ड मैकाले ने छन्नीकरण या निस्यंदन का सिद्धांत किस प्रकार दिया था, उसकी सोच किस प्रकार थी और उसके विषय में भी हमने पूरा पढ़ा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वुड के घोषणा पत्र के बारे में कि किस प्रकार से भारतीय शिक्षा को इसमें कितना महत्व दिया गया था और कौन-कौन सी संस्तुतियां इसमें यानी कि कौन-कौन से सुझाव दिए गए थे वुड के घोषणा पत्र में कि कौन-कौन से सुधार करके हम भारतीय शिक्षा को और ही अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वुड का घोषणा पत्र है ये कब प्रकाशित हुआ था या कब ये संस्तुति दी गई थी, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा सन, क्योंकि सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। वुड घोषणा पत्र को चार्ल्स वुड ने तैयार किया था। उन्होंने सन 1853 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पुनर्नवीनीकरण आज्ञा पत्र के अंतर्गत भारतीय शिक्षा की रूपरेखा की पुनः समीक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो चार्ल्स वुड ने इसे तैयार किया था। यह सर्वप्रथम प्रयास था जबकि कंपनी को प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक की रूपरेखा निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, वो अब भारत की पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप दी गई। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालयी शिक्षा तक की जिम्मेदारी दे दी गई। इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को राजनैतिक मान्यता प्रदान कर दी गई। इस अभिप्राय से वुड के घोषणा पत्र से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी कि इस अभिप्राय से हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि जो वुड का घोषणा पत्र है इसे हम अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के घोषणा पत्र को कहते हैं। अब देखिए वुड के घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था। वुड ने अपने घोषणा पत्र में कंपनी के शिक्षा संबंधी उद्देश्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा है, अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता है जितना कि शिक्षा। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम समस्त उपलब्ध संसाधनों से भारतीय प्रजा को तो वह सब प्रदान करें जिससे कि वे शिक्षा द्वारा भौतिक एवं नैतिक गुणों से संपन्न हो सके। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें ये चीज कही गई है कि भारतीयों को शिक्षित बनाना और उन्हें भौतिक और नैतिक गुणों से संपन्न बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें भारतीय शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा सभी का अधिकार दिया गया है। तो हमें भारतीयों को एक योग्य नागरिक बनाना हमारा कार्य है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या है। वुड घोषणा पत्र के प्रमुख उद्देश्य जो उसने अपनी प्रस्तावना में लिखे थे वे इस प्रकार हैं। भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान के वरदान एवं रोशनी से उन्नत बनाना। यानी कि देखिए, चूंकि चार्ल्स वुड भी अंग्रेज थे तो अंग्रेजी तो कंफर्म है रहेगी ही भाषा में। भारतीयों में शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमताएं ही नहीं बल्कि उनके नैतिक मूल्यों का भी को भी उच्च बनाना ताकि वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सके। यानी कि देखिए यहाँ पर भारतीय शिक्षा में केवल बच्चों को बौद्धिक क्षमता ही नहीं उत्पन्न कराना है बच्चों में, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों से भी उच्च बनाना है ताकि वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सके। भारतीयों में कंपनी के कार्यालयों, कारखानों में कार्य करने की निपुणताएं विकसित करना ताकि वे रोजगार, श्रम तथा पूंजी आदि शब्दों से परिचित हो सके। यानी कि यहाँ पर देखिए उनको व्यावसायिक शिक्षा, भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने की बात की गई है ताकि वो जब वो स्किल रहेंगे, जब वो कोई भी कंपनी में क्या करेंगे, अगर वो स्किल रहेंगे, उनको पहले से ट्रेनिंग दी जाएगी किसी चीज की, तो अगर ट्रेनिंग करके वो जाएंगे तो वो उस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। किसी भी कंपनी में जाएंगे तो अगर वो ट्रेनिंग किया हुआ बंदा है तो बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे कि आप लोग ट्रेनिंग करके अगर जाएंगे विद्यालय में पढ़ाने तो एक आप हाई स्कूल इंटर पास किए हुए, बीए पास किए हुए टीचर से अच्छा आप पढ़ाओगे। अगर
आप ट्रेनिंग करके जाओगे डीएलएड की। तो डीएलएड की ट्रेनिंग क्यों होती है? ताकि आप एक अच्छे टीचर बन सको, किस तरीके से पढ़ाया जाता है स्कूल में जाकर के ये सीख सको। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि कंपनी के कार्यालयों में काम करने के लिए, कारखानों में काम करने के लिए निपुण व्यक्तियों को बनाना, यानी कि उनको स्किल प्रदान करना, उनको ट्रेनिंग देना, ताकि आगे चल करके वो कंपनी के कारखानों में या कंपनियों में काम कर सके। अब इसके बाद देखिए, भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान से सुसज्जित करना, यानी कि जो भारतीय साहित्य है इसको आधुनिक बनाना। भारत में परिमार्जित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा यूरोग्रियन साहित्य का संचार करना, यूरोपियन साहित्य का संचार करना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वुड के घोषणा पत्र की लिखित संस्तुतियां। दोस्तों, लिखित संस्तुतियों का मतलब है कि जो वुड का घोषणा पत्र था, जो कि चार्ल्स वुड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसमें चार्ल्स वुड के द्वारा कौन कौन से संस्तुतियां की गई थी, यानी कि कौन कौन से सुझाव दिए गए थे उस समय अंग्रेजी सरकार को। तो यहाँ पर आपको सभी सुझावों को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि उन्हीं सुझावों पर फिर कानून बनता है। तो इसलिए आपको देखना है कि चार्ल्स वुड ने, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, विश्वविद्यालय शिक्षा हो, उन्होंने क्या क्या संस्तुतियां दी थी। वुड घोषणा पत्र की सिफारिशें निम्नलिखित बिंदुओं पर थी। शिक्षा का माध्यम, सबसे पहले शिक्षा का माध्यम क्या था? सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषाएं थी, तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं थी। इसके बाद घोषणा पत्र में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु माध्यम के रूप में स्वीकारा गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को शिक्षा के रूप में साथ साथ देखने की आशा व्यक्त की जाती है। यानी कि देखिए, अभी तक जो आपने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पढ़ी थी, वहां पर आपने देखा था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा पर ध्यान दिया है। लेकिन यहाँ पर वुड के घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि आप लोग अंग्रेजी भाषा को तो सिखाना ही है बच्चों को, लेकिन उनको क्षेत्रीय भाषा और उनकी मातृभाषा के साथ लेकर के, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर हम लोग आज के टाइम में अंग्रेजी सीखते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा का यूज करते हैं, उसमें अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करते हैं, अपनी मातृभाषा के द्वारा ही सीखते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए चार्ल्स वुड ने स्पष्ट रूप से ये चीज बताया था कि केवल अंग्रेजी भाषा को ही बिल्कुल सेंटर में ना रखा जाए, बल्कि क्षेत्रीय भाषाएं और वहां जो बच्चे मातृभाषा बोलते हैं उनको भी ध्यान में रख करके ये संस्तुति बनाई जाए। अब इसके बाद आगे है दोस्तों, सहायता अनुदान प्रणाली, सरकारी संस्थाओं का स्थानीय निकायों का क्रमिक रूप से स्थानांतरण। सहायता अनुदान प्रणाली की रूपरेखा के संबंध में वुड ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। हम भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को लागू रखना चाहते हैं जो कि इस देश में सफलतापूर्वक संपादित की गई है। इस प्रकार इसमें हम स्थानीय संसाधनों की सहायता की कामना कर सकते हैं। इससे शिक्षा की स्थिति में गति लाई जा सकती है, जो कि केवल सरकारी धन के व्यय से संभव प्रतीत नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है कि भारत में सहायता अनुदान प्रणाली का तात्पर्य यहाँ पर है कि जैसे एक स्कूल चलता है कोई, तो उसमें केवल सरकार ही ना खर्च करे, बल्कि समुदाय भी खर्च करे। जो समाज के धनी वर्ग के लोग हैं वो कुछ सहायता राशि भी दें स्कूल को, ताकि स्कूल आसानी से चला जा सके। केवल और केवल सारा बोझ सरकार पर ना आए, वहां के स्थानीय निकाय के लोग भी कुछ संसाधनों को जुटाएं। तो यहाँ पर यही चीज कही गई है कि सारा बोझ सरकार पर ना लाद दिया जाए, बल्कि सभी चीजों को आपस में बांट दिया जाए। सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था। समस्त सरकारी संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के स्वरूप की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। अन्य पुस्तकों के साथ धर्म ग्रंथ बाइबल को भी पुस्तकालय में रखवा दिया जाए तथा छात्र जो भी चाहें स्वतंत्रता पूर्वक उसका अध्ययन कर सके। यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है कि सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक पुस्तकों की व्यवस्था करना, कि अगर बच्चे का मन है बाइबल पढ़ने का तो वो बाइबल पढ़े, अगर उसका मन है रामायण पढ़ने का रामायण पढ़े। मतलब यहाँ पर कहा गया है वुड के घोषणा पत्र में कि इन संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाए, किसी एक शिक्षा को बढ़ावा ना दिया जाए कि हाँ किसी एक धर्म विशेष का हम प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वुड के घोषणा पत्र को फिर भी हम मान सकते हैं कि काफी हद तक भारतीयों के लिए अच्छा सिद्ध हुआ है।
आगे और पढ़ेंगे आप तो और जानेंगे। अब यहाँ पर और कौन-कौन सी विशेषताएं थी देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण। वुड घोषणा पत्र में यह सिफारिश की गई थी कि इंग्लैंड के शिक्षण प्रशिक्षण के अनुरूप भारत के प्रत्येक प्रांत में शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की जाए तथा इस कार्य में अच्छे व्यक्तियों को आकृष्ट करने के लिए छात्रवृत्ति, उत्तम वेतन एवं सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा, आप भी तो शिक्षक प्रशिक्षण ही ले रहे हैं, आप लोग भी प्रशिक्षु हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड में भी इसी तरीके से शिक्षक प्रशिक्षण होता था, तो उसी शिक्षण प्रशिक्षण को भारत में लाया गया, जो आज आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं अलग-अलग संस्थानों से। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि शिक्षक अगर प्रशिक्षित रहेगा तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा, हर उस बच्चे की कमजोरी को अच्छे से समझ पाएगा, बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, किसमें वीक है, सभी के बारे में आसानी से समझ पाएगा। तो यहाँ पर वही चीज कही गई है कि शिक्षक प्रशिक्षण, हर एक प्रांत में इसकी व्यवस्था की जाए, शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की जाए और इस कार्य में जो व्यक्ति अच्छे हैं उनको छात्रवृत्ति भी दी जाए, उत्तम वेतन भी दिया जाए और सुविधाएं भी दी जाए। तो यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण की बात हो गई सबसे पहले, जो यहाँ पर संस्कृति आपने देखा। इसके बाद है यहाँ पर देखिए स्त्री शिक्षा। दोस्तों स्त्री शिक्षा से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था किस संस्कृति में की गई, तो आप बताइएगा कि चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में ये कहा गया था सबसे पहले कि शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वुड ने उन भारतीयों की प्रशंसा की है जो कि स्त्री शिक्षा के प्रति सतर्क थे तथा अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। तो आपने यहाँ पर देखा कि चार्ल्स वुड ने के घोषणा पत्र में एक बहुत अच्छी चीज थी कि इन्होंने स्त्री शिक्षा को भी उतना ही महत्व दिया जितना कि पुरुषों की शिक्षा को दिया। तो यहाँ पर देखिए, आपने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे समाज में लोग अपने लड़कों को शिक्षित करते हैं, वैसे ही अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें और यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है चार्ल्स वुड ने। अब विश्वविद्यालयों की स्थापना, भारतीयों द्वारा जो तीव्र उत्सुकता अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जागृत हुई, उसे देखते हुए भारत के बड़े नगरों में विश्वविद्यालयों का निर्माण करना चाहिए। विश्वविद्यालयों का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए जैसे कि लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श बना करके, यानी कि विश्वविद्यालयों का जो निर्माण होगा भारत के बड़े-बड़े नगरों में, उनका जो रूपरेखा होगा वो लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श बना करके, उसी के आधार पर जिससे वहां पर पढ़ाई होती है वैसे यहाँ पर भी होगी। अब देखिए जन शिक्षा का प्रसार या प्रचार। अब यहाँ पर देखिए जन शिक्षा का प्रसार या प्रचार में वुड के घोषणा पत्र ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत ने जन शिक्षा के प्रसार को बहुत आघात पहुंचाया है। अतः वुड ने सिफारिश की थी कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन लगाकर प्रत्येक जिले में इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। देशी विद्यालयों में सुधार, निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें ताकि वे उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से वुड के घोषणा पत्र में ये बात स्वीकार की गई है कि जो लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत था, उसने कहीं ना कहीं समाज को बहुत आघात पहुंचाया है, क्योंकि जो निस्यंदन सिद्धांत था वो क्या था, वो केवल और केवल समाज के उच्च वर्ग के धनी वर्ग के लोगों को शिक्षा देने की बात उसमें की गई है। और आप सभी को पता है कि समाज में सभी को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त है और सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए एक सभ्य समाज बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, आपने यहाँ पर जन शिक्षा का प्रसार भी देखा कि सभी को शिक्षा समान रूप से मिलनी चाहिए। अब है वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब है क्या अच्छाइयां हैं इसमें, क्या कमियां हैं, आपको सभी को ध्यान से देखना है। वुड घोषणा पत्र द्वारा वुड ने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की आधारशिला रखी थी, किंतु उसमें कुछ कमियां भी थी। घोषणा पत्र के गुण और दोषों का तुलनात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा की प्रारंभिक आधारशिला को मजबूती प्रदान की गई, इसलिए इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा या इसी को हम महाधिकार पत्र भी कहते हैं। घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को सुनिश्चित करके उसकी दिशा निर्धारित की। घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा जन प्रसार शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बार स्त्री शिक्षा की बात हुई, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा की बात हुई, आगे चल करके बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो कारखानों में काम करने के योग्य बन सके या किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने के योग्य बन सके, तो उनको स्किल्ड बनाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा विश्वविद्यालय शिक्षा की बात की गई,
जन प्रसार शिक्षा की बात की गई, सभी को समान शिक्षा की बात की गई। तो कहीं न कहीं जो वुड का घोषणा पत्र था, वो बहुत ही अच्छा था भारतीयों की दृष्टि से। प्राच्य विद्या साहित्य के मुद्रण, प्रकाशन एवं पठन-पाठन हेतु छात्रवृत्तियों तथा अन्य प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था की गई। यानी कि जो लोग प्राचीन साहित्य पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति की यहाँ पर व्यवस्था की गई। घोषणा पत्र में योग्य, प्रशिक्षित, उत्तम वेतन तथा सुविधाओं से सुसज्जित शिक्षकों हेतु नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में एक चीज साफ-साफ कही गई कि जो शिक्षक हैं, जो बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूलों में, वो प्रशिक्षित हों और उनको उत्तम वेतन मिले। अगर टीचर का वेतन उत्तम रहेगा, उसको सभी सुविधाएं मिलेंगी, तो वो आसानी से बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेगा। तो यहाँ पर टीचर का पूरा ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं टीचर की सभी सुविधाओं का। और सबसे बड़ी चीज कि टीचर जो है वो प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी कि वो ट्रेनिंग लिया हुआ शिक्षक होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, घोषणा पत्र में सरकारी नीतियों का पालन करने वाले सभी विद्यालयों हेतु सहायता अनुदान राशि की व्यवस्था की गई। अब देखिए, जेम्स ने इसकी प्रशंसा में लिखा है, सन 1854 वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा में सर्वोच्च स्थान है। जो कुछ इसके पूर्व हुआ वह इसको संकेत करता है, और जो कुछ इसके बाद हुआ वह इसके विकास एवं वृद्धि का परिणाम है। यानी कि देखिए, जेम्स ने इसकी प्रशंसा में लिखा है, यानी कि वुड के घोषणा पत्र की प्रशंसा में लिखा है कि भारतीय शिक्षा में सर्वोच्च स्थान है इसका, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र के बाद ही हमारे देश की शिक्षा में एक क्रांति आई और स्त्री शिक्षा का भी अधिकार मिला। इसके अलावा आपने देखा कि जन समूह में शिक्षा का प्रसार हुआ, निस्यंदन सिद्धांत समाप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए, वुड के घोषणा पत्र में कौन-कौन सी कमियां थी, उसको भी आपको विशेष रूप से जानना जरूरी है। घोषणा पत्र का सबसे बड़ा दोष यह था कि शिक्षा का क्षेत्र सरकार एवं नौकरशाही के क्षेत्र में चला गया। अतः प्राचीन भारतीय स्वतंत्रता शिक्षा पद्धति को सबसे अंतिम एवं सबसे गंभीर प्रभाव पड़ा। यानी कि दोस्तों, जो ये शिक्षा का क्षेत्र था, ये सरकार एवं नौकरशाही के क्षेत्र में चला गया था। तो इससे आप सभी को पता है कि सरकार कितना ध्यान देगी, और चूंकि वो तो दूसरे देश के थे, सब भारत में आकर के बस गए थे, तो उनकी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका बस एक ही लक्ष्य था कि भारत में आकर के अधिक से अधिक लाभ कमाना, व्यापार के थ्रू किसी भी तरीके से हमको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो इस वजह से थोड़ा निश्चित रूप से हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था को नुकसान हुआ, और यही चीज पहली बार ऐसा कोई घोषणा पत्र हमारे देश में आया भी, जिससे भारतीय भाषाओं को भी थोड़ी बहुत जगह मिली। अब इसके बाद देखिए, घोषणा पत्र ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित बनाने से रोक दिया। दोस्तों, यहाँ पर जो वुड का घोषणा पत्र था, यहाँ पर तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चा अंग्रेजी के साथ अपनी मातृभाषा को पढ़ सकता था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी ही केवल वो पढ़ सकता था, जिससे जन प्रचलित नहीं बनाया जा सका अंग्रेजी भाषा को, या फिर अपनी भारतीय भाषा को कोई स्थान ही नहीं दिया गया यहाँ पर। यानी कि जो वुड का घोषणा पत्र था, इसमें एक चीज फिर से मैं रिपीट कर दूं कि केवल और केवल अंग्रेजी भाषा को मान्यता दी गई उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में, विश्वविद्यालयी शिक्षा में, और जो भारतीय भाषाएं थी उनको केवल और केवल प्राथमिक तक जगह दी गई, कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा में। अब यहाँ पर देखिए, घोषणा पत्र में शिक्षा के बृहद स्वरूप को अंग्रेजी साम्राज्य में नौकरी प्राप्त करने की संकीर्ण मानसिकता से जोड़कर रोजगार परक शिक्षा संस्कृति को जन्म दिया। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो घोषणा पत्र में शिक्षा का बृहद स्वरूप बनाया गया था, उसमें अंग्रेजी साम्राज्य में केवल और केवल नौकरी प्राप्त करने का एक उद्देश्य बना दिया गया कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ोगे, उच्च शिक्षा करोगे, उससे विश्वविद्यालय शिक्षा करोगे, तो आपको अंग्रेज नौकरी पे रखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा को सीखने का एक ही उद्देश्य बन गया, भारतीयों के लिए अंग्रेजी पढ़ना नौकरी पाने का एक साधन हो गया। घोषणा पत्र ने भारतीयों का विनाश करके पूर्ण विदेशीकरण का बिगुल बजाया। सहायता अनुदान की शर्तें प्रायः अंग्रेजी विद्यालयों की तरह बनाई तथा वे ही इसकी अर्हताओं की पूर्ति करने में सक्षम थे। शिक्षा को लिखित परीक्षा से जोड़कर उसमें अनेक प्रकार की बुराइयों का प्रवेश हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि जो वुड का घोषणा पत्र था, इसमें कुछ अच्छाइयां थी तो इसमें कुछ कमियां भी थी। तो आपको अच्छाइयां और कमियां दोनों को देखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके दोनों पूछेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वुड का घोषणा पत्र समझ में आया होगा। दोस्तों, वुड के घोषणा पत्र से पहले
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है उसको भी अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैंने हर एक सब्जेक्ट का अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और आपको प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आपको उस सब्जेक्ट के सभी क्लासेस मिल जाएंगे और चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो या आपका वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा हो, आपके सभी सब्जेक्ट आसानी से उसमें कवर हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही वीडियोस को देखते हुए रहें और लगातार सभी क्लासेस को ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ते हुए रहें। दोस्तों आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे चैनल को जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं टारगेट यूपी टेट सीटेट को। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दे देती हूँ, इससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जुड़ने से आपको सभी प्रकार के नोट्स और सभी सब्जेक्ट की वीडियोस टाइम पर यहाँ से भी मिल जाएंगी। 7705 95 45 49 7705954549। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और लगातार हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और रूट के घोषणा पत्र के बाद हम पढ़ेंगे हंटर आयोग। हंटर आयोग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको भी आप लोग पढ़िएगा। दोस्तों ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही लगातार अवगत रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।